तो हेलो दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग ने ग्रैंड मिक्स जीके का ग्रैंड मिक्स 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। अब हम लोग 51 से 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो इस दोनों क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया है ना कि जो आपके अक्सर किसी न किसी क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन देखे जाएंगे, तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें जरूर यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसको स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो आपको पता है सूरज नहर है। ठीक। फिर बोला कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगाम 1954। अब देखिए, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ना अभी ये हॉट पॉइंट में है ये वाला। ठीक है, तो ये हॉट पॉइंट में है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि गन पाउडर मुख्य रूप से किन पदार्थों का मिश्रण होता है? तो आपको पता है कि पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का होता है। ये बहुत पूछता है। फिर बोल रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किसने किया? पहले तो ये पूछता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1931। फिर बोला कि किसने किया? तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने 1931 में औपचारिक गठन किया था। लेकिन बोलते कि इसका बैठक कब हुआ था? औपचारिक बैठक हुई थी कब हुई थी? तो हुआ था 1934 में। कौन कौन? अंजुमन इस्लामिया में आचार्य नंद देव की अध्यक्षता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गिफिन गुड्स वे होती है। मैंने जब इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन कराया है, इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन मैंने करा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। उसमें बताया था कि गिफिन गुड्स कब होती है? वो ना डिमांड एंड सप्लाई का अपवाद होता है। तो गिफिन गुड्स क्या होती हैं? तो वे होती है ना जिनका अगर कीमत बढ़ेगा ना तो गिफिन गुड की मांग बढ़ जाती है। जबकि आमतौर पर देखते हैं कि जब रेट बढ़ता है, जब रेट बढ़ता है तो वस्तु का डिमांड क्या होता है? घट जाता है। लेकिन गिफिन गुड्स ऐसी है कि जैसे ही रेट बढ़ेगा ना, गिफिन गुड की और मांग बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको मांग के नियम का अपवाद बोलते हैं। ठीक। फिर बोला कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता है जेनेवा है, स्विट्जरलैंड। फिर बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो मैंने ये बहुत बार बताया है कि लाल रंग में होती है और सबसे कम हरा रंग में होता है। ठीक है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आप लोग को बताना है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या और आयरलैंड से क्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद का गोलाकार होना किस कारण से होता है? तो आपको पता है सरफेस टेंशन होता है। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है? आप लोग जरूर बताइएगा। इसका आंसर पूछता है। जनवरी 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित सुश्री एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो वायलिन से। ये आपका क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि करंट से रिलेटेड है। फिर है कि COP28 शिखर सम्मेलन दौरान लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा की गई। COP का आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो UNFCCC करती है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? UNFCCC का फुल फॉर्म कहता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। ठीक है। आपको पता है पूछता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था रियो डी जेनेरो में 1992 में। बहुत पूछता है, याद रखिएगा। कॉस्टिक सोडा और बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्रों का सही युग्म कौन सा है? तो कौन सा है आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका कॉस्टिक सोडा ना, कॉस्टिक सोडा यानी NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल है। कौन कौन? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। अब यहाँ पे कौन नहीं है? तो तंजानिया नहीं है। ठीक है। तो ये आप लोग देखिए। और ट्रिक क्या है? सीड से याद किया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो आपको पता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है। ठीक है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो निर्माण तो यकृत में होता है। ठीक है। और आपके पेशाब में यूरिया पाया जाता है। GDP और GNP के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है। ये बहुत पूछता है। तो GNP का सूत्र क्या होता है? GDP प्लस आई। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहिए इकोनॉमिक्स का अगर आप लोग को क्वेश्चन चाहिए 500 मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन, तो आप लोग बोलिएगा, मैं ला दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। अगस्त 2025 में चर्चा में रहा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 21.8। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार दरोगा का स्पेशल बिहार दरोगा प्लस
BPSC AEDO के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्ट MCQ लाने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। वो आपके बिहार दरों का जो मेंस आपका आया है, मेंस का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आ गया, मेंस आना है ना, उसके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लाने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर आप मेंस में रिजल्ट चाहते हैं तो, ठीक है। और देखिए अटल सेतु अभी हॉट टॉपिक में है, तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं है, लेकिन ये 2025 का, तो आपको पता है कि जो भी अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें 2025 का ही करंट अफेयर पूछ रहा है। अब ये भी पूछ सकता है कि अटल सेतु है कहाँ, तो आप लोग को कमेंट करना है कि अटल सेतु किस राज्य में है। बोला है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और इसकी भाषा क्या थी, तो आपको पता है कि किसी कहाँ दिया था, सारनाथ में, और भाषा क्या थी, पाली। द्रव्यमान और भार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार स्थान बदलने पर बदल जाता है। क्यों बदलता है, क्योंकि जी का मान बदलता रहता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर जी का मान अलग है और चंद्रमा पर जी का मान क्या है, पृथ्वी के 1/6 है, तो इसलिए भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान बदलता नहीं है। मतलब मास बदल जाएगा, मास स्थिर रहता है और वेट जो होता है वो क्या होता है, ये बदलता रहता है, तो याद रखिएगा। बोला है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की। और दूसरा काम कौन है, आंध्र प्रदेश की। लेकिन अगर पूछ दे कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी आंध्र प्रदेश है, जबकि पूरे भारत में सबसे लंबी गुजरात की है। गुजरात की तट रेखा कितनी है, 1600 किलोमीटर लंबी है। दूसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, तो आपको पता है 22 जुलाई 1947। और यही एक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का है कि जो आपके स्वतंत्रता से पहले ही, जो क्योंकि हमको फ्रीडम कब मिला था, 15 अगस्त ना, 15 अगस्त 1947, तो उससे पहले नहीं है। तो यही एक चीज़ है कि हम लोग को स्वतंत्रता से पहले अपनाया गया था, बाकी सब चीज़ स्वतंत्रता के बाद में अपनाया गया है, ठीक है। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में, ठीक है। तो आप लोग से ये भी पूछना है कि नियंत्रक और शीतलक के रूप में किसका किसका उपयोग होता है, ये लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है साइंस वाले पोर्शन में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था, तो 1878 में। को किस वायसराय ने निरस्त किया था, देखिए लगाया किसने था, तो लिटन ने लगाया था, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने लगाया था, लेकिन इसको निरस्त करने वाले कौन थे, तो रिपन ने था। मतलब रिपन ने खत्म कर दिया था। रिपन बहुत ही अच्छा था इंडिया के लिए, उसने बहुत अच्छा वो काम करता था जनता के लिए, इंडिया की जनता के लिए वो बहुत ही क्या बोले, मतलब वो भलाई करता था। लिटन ने इसे लगाया था, जबकि रिपन ने इसे, सज्जन रिपन, देखें कितना अच्छा था, उसको सज्जन रिपन बोला जाए, ने इसे हटाया था, ठीक है। बोला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी और इसे किससे प्राप्त किया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। और किससे लाया गया था, याकोब से लिया गया था, ठीक है। बोला कि रेपो रेट वह दर है जिस पर क्या होता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, इसको रेपो रेट देता है, ठीक है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। रेपो रेट में आरबीआई देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लेता है, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इथोपिया से नहीं होकर नहीं। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, CRR और SLR ऐसी कुछ है, ये बहुत पूछता है, और RR और रिवर्स, ये चारों शब्द ना बहुत पूछता है इकोनॉमी से। तो अगर आपको चाहिए चारों शब्द के बारे में कि आपको अच्छे से समझो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको पता है इथोपिया से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। अफ्रीका में यह गैबोन, कांगो, युगांडा, केन्या और सोमाली से गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 देशों से होकर गुजरती है। फिर बोला कि शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो जापान से, ठीक है। फिर बोला है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विश्व शांति स्तूप, ये आप लोग गए होंगे राजगीर में, जो पहाड़ में स्थित है, ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे। फिर बोला कि धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेता है, और कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ठीक है। आपको पता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है। फरवरी 2026 में घोषित IPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका था, तो ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, नीलामी ट्रेंड के अनुसार। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन है दोनों में, ठीक है, कि श्रेयस अय्यर है या ऋषभ पंत है, एक बार आप लोग कमेंट करना देख के।
क्योंकि मेरा थोड़ा क्रिकेट के मामले में मैं कमज़ोर, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे देखना पसंद नहीं आता है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ चल रही है। वस्तु द्वारा ग्रहण की गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो सूत्र मैंने बता दिया है, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में घोषित पद्म विभूषण प्राप्त करता है श्री के.टी. थॉमस का संबंध किस क्षेत्र से? तो सार्वजनिक वाणी पब्लिक अफेयर्स है, ठीक है। पद्म विभूषण आपको पता है कितने लोग को मिला था? 5 लोग को मिला था। और पद्म भूषण 13 लोग को, और पद्मश्री 113 लोग को, यानी टोटल मिला के पद्म पुरस्कार क्या मिला था? 131 को, याद रखिएगा। और मैंने ना कंप्लीट ये बताया हुआ है, जो बहुत ही अच्छे से बताया ताकि आपको याद हो जाए। मैंने कुछ अपने तरीके से बताया हुआ है पद्मश्री को टोटल याद करने के लिए, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने केवल एमसीक्यू के माध्यम से ही कंप्लीट करा दिया है पद्मश्री पुरस्कार को। तो आप लोग देख सकते हैं, चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो ब्रसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल, बेल्जियम है। और इसमें कितने देश हैं? 27 देश। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के बाहर होने से अब इसमें 27 सदस्य बचे हैं। इसकी साझा मुद्रा क्या है? यूरो है। कौन बाहर हुआ है? ब्रेक्सिट। बोला कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत, याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और भार के अंतर के संदर्भ में यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 N है तो चंद्रमा पर इसका क्या होगा? तो 100 N। क्यों होता है ये मैंने बता देखा है, ठीक है, देख लेना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कहाँ की गई थी? ढाका में किया गया था, ठीक है। और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी। तो आप लोग पता है ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में। इसलिए ना बोला जाता है कि हम लोग को फ्रिज और कंडीशनर थोड़ा कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और जो सेंट ओंट मारते हैं ना, उसमें भी बहुत होता है। भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। फिर बोला है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो सबको पता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। नवरत्न किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, ठीक है। नवरत्न किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को बढ़ाते थे, ठीक है, ऑप्शन। और नवरत्न आपको पता है कि अकबर में भी होते थे। फिर बोला और कृष्णदेव राय में भी नहीं, वो तो अष्टप्रधान है। फरवरी 2026 में विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या रहा? तो 6.6 से 7 ये संभावित आर्थिक रुझान के अनुसार है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा न्यू पैटर्न में क्या है, ठीक है। मतलब एक बार आप सर्च करें, क्योंकि थोड़ा बदलता रहता है तो यहाँ पे कंफर्म मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, और कर लीजिएगा, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछते होता है। क्योंकि फरवरी क्या है? सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल होता है और इसका रासायनिक क्या है? CH3COOH सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और विनेगार भी बोलते हैं ना, सिरका को विनेगार भी बोलते हैं, याद रखिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषयों का उल्लेख है? तो 29 विषयों का। 12वीं अनुसूची नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। देखिए 11वीं में क्या है? पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। फिर है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका, सबको पता है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो इसकी क्या होती है? तो ये आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि सब कुछ तरंग दैर्घ्य बदलता है, वेग बदलता है, अपवर्तनांक बदलता है, अपवर्तनांक भी हो जाता है बराबर, मतलब बदल जाता है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी नहीं बदलती है। बिहार का शोक किसी नदी किसे कहा जाता है? यह अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कुख्यात क्यों बोला है? क्योंकि ये बहुत क्या बोलूँ, जब जाता है ना तो तोड़ते फाड़ते बहुत जाता है, मतलब कई लोगों को घर से बेघर कर देता है। कौन सी? कोसी नदी, ठीक है। और मैं पूछ जाऊँगा कि दामोदर नदी जो है वो किसका शोक नदी है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब ये इकोनॉमी से देखिए मैंने सब बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन, इकोनॉमी से, जनरल नॉलेज है, ये कौन कौन है, इन्वायरमेंट से, मैंने सब लिखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष मार्च 2026 के अनुसार कौन है? तो सुमन बेरी, नवीनतम नियुक्ति के अनुसार, ठीक है। फिर बोला रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है? तो फिलीपींस। रमन मैग्सेसे किसके? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है, ठीक है, रमन मैग्सेसे। और मैं पूछ दूंगा, इस बार पूछेगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? कमेंट कीजिएगा। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपको पता है
IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। और रेड डाटा में क्या किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रेड डाटा में किसका बारे में चर्चा रहता है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा किसके बारे में किया जाता है। डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना। तो आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये जो भी क्वेश्चन थे ना, बहुत ही VVI क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको स्किप, मतलब आप लोग जरूर, अगर अच्छे से नहीं देखे हैं तो जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और आपके वजह से ही, और कमेंट करना, जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा ना उसका कमेंट जरूर करना, ताकि कमेंट करने से क्या होता है ना, वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।